नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीरियों को भूले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पीओके के प्रशासन ने जमकर सुनाया, जिसके बाद भाग खड़े हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट से गहराता जा रहा है वित्तीय संकट और कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूरोप को खड़ी खड़ी रूसी तेल पर हमें लेक्चर ना दे, पाकिस्तान पर भी बोले जयशंकर। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर झड़प, नेपाल ने राजनयिक स्तर पर उठाया ये मुद्दा। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सिखों पर फिर जुल्म, गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर लगा दिया ताला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरियों को भूले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पीओके के प्रशासन ने जमकर सुनाया, भाग खड़े हुए शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के बीच सोमवार को तीखी बहस हो गई। और इस घटना के वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि पीओके के मंगला डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जुड़े एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ अपना भाषण खत्म करने ही वाले थे कि विवाद हो गया। पीओके के कथित पीएम तनवीर इलियास ने कश्मीरियों के बलिदान का जिक्र नहीं करने पर शहबाज शरीफ को सुनाना शुरू कर दिया। और इसके बाद शहबाज शरीफ मात्र 20 सेकंड में अपना भाषण खत्म करके वहां से भाग निकले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट से गहराता जा रहा है वित्तीय संकट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा कि पाकिस्तानी रुपए की लगातार गिरावट देश में आर्थिक संकट को गहरा रही है। पीबीएफ के सीईओ अहमद जवाद ने एक बयान में कहा कि बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम की बहाली के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में गिरावट जारी है। व्यापारियों के दर्द को कम करने और उद्योगों को बचाने के लिए वित्त मंत्री इशाक डार को रुपए पर एक स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पर अभी 130 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है और 3 साल में 73 अरब डॉलर बकाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयशंकर की यूरोप को खड़ी खड़ी रूसी तेल पर हमें लेक्चर ना दें, पाकिस्तान पर भी बोले एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जर्मनी समकक्ष एनालेना बेरबाक के साथ बैठक के बाद रूस से भारत के तेल आयात का मजबूती से बचाव किया और कहा कि जैसे यूरोप अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकल्प नहीं बना सकता है और उसी तरह भारत से कुछ और करने को नहीं वह कह सकता। जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस से भारत से 6 गुना अधिक तेल का आयात किया है और इसके अलावा कोयले का आयात भी भारत की तुलना में 50% ज़्यादा है। जयशंकर और जर्मन विदेश मंत्री के बीच पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा, जिस पर जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बिना आतंकवाद का हल निकले पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती। सोमवार को भारत और जर्मनी ने ऊर्जा, कारोबार, जलवायु परिवर्तन सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने एवं यूक्रेन संकट सहित वैश्विक मुद्दों पर सोमवार को विस्तृत चर्चा की तथा समग्र प्रवासन व आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस से कच्चे तेल के आयात का बचाव करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 महीने में यूरोपीय देशों ने इसकी जितनी खरीद की है उसका 6ठा हिस्सा ही भारत ने खरीदा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तराखंड के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर झड़प, नेपाल ने राजनयिक स्तर पर उठाया ये मुद्दा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित धारचूला में ताज़ा हिंसा के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। धारचूला में हुई झड़प के मुद्दे पर नेपाल सरकार ने भारत को राजनयिक नोट भेजकर इस मुद्दे को उठाया है और नेपाल के विदेश मंत्री के सूत्रों ने बताया कि नेपाल ने सीमा के पास बनने वाली किसी भी बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर दोनों देशों के बीच समन्वय का आह्वान किया है। बता दें कि भारत ने उत्तराखंड के धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर काली नदी के किनारे तटबंध का निर्माण कर रहा है और नेपाली नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। नेपाल का कहना है कि तटबंध के निर्माण से उसके नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सिखों पर फिर जुल्म, गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर लगा दिया ताला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित गुरुद्वारा शहीद गंज भाई तारू सिंह पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ताला जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ईटीपीवी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ मिलकर गुरुद्वारा साहिब को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम कट्टरपंथी गुरुद्वारा को मस्जिद बता रहे हैं और इसी के चलते गुरुद्वारा पर ताला लगाया गया
गया है और इस घटना के बाद स्थानीय सिख समुदाय में रोष है। हालांकि गुरुद्वारा को मस्जिद बताने की ये पहली घटना नहीं है। करीब 2 साल पहले भी ऐसा ही वाकया हुआ था, जब ऐतिहासिक गुरुद्वारे को मस्जिद बताया गया था और तब भारत की ओर से पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल पहले हुई ऐसी ही घटना पर भारत ने कड़े शब्दों में चिंता व्यक्त की थी। भारत ने कहा था कि गुरुद्वारा श्रद्धा का स्थान है और सिख समुदाय इसे पवित्र मानता है। वहीं पाकिस्तान की एजेंसी डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इस गुरुद्वारा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। यहाँ हर दिन गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरुद्वारा शहीदगंज में गतिविधियां होती रहती हैं। ये गुरुद्वारा शहीदगंज नौलखा क्षेत्र में लाहौर की 4 दीवारी से थोड़ा बाहर स्थित है। कट्टरपंथियों का मानना है कि ये कभी दारा शिकोह का प्रसिद्ध महल था। दारा शिकोह ने अपने छोटे भाई औरंगजेब के हाथों अपनी हत्या से पहले लाहौर के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुधवार से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र, सरकार ने कहा हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार, विपक्ष की है ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। हालांकि बुधवार को दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजे अभी आएंगे और इसके अलावा गुरुवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे और इस बैठक में संसद के संचालन को लेकर चर्चा हुई। सरकार की ओर से विपक्षी दलों में संसद को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहयोग भी मांगा गया। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि देश में आज मुद्दे ही मुद्दे हैं और विपक्ष सदन में चर्चा और सिर्फ चर्चा करना चाहता है। दूसरी ओर सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निर्मला सीतारमण 300-400 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार का फोकस रेलवे के आधुनिक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर है और पिछले कुछ सालों से सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काफ़ी निवेश कर रही है। सरकार की योजना ज़्यादा संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चलाने की है और सूत्रों का कहना है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 300-400 वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान कर सकती हैं और वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं। अभी कुछ रूटों पर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और सरकार दूसरे रूटों पर भी ये ट्रेन चलाना चाहती है। इससे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कम समय लगेगा। साल 2017 से रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है और फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट के साथ रेलवे के आय व्यय का भी ब्यौरा देती है और वो रेलवे की नई योजनाओं का भी ऐलान करती है। अभी राजधानी और शताब्दी रेलवे की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें हैं। सरकार की योजना इनकी जगह वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की है और इसकी वजह यह है कि वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड राजधानी और शताब्दी के मुकाबले ज़्यादा है और वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और इससे लंबी दूरी के सफर में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। सरकार की योजना अगले वित्त वर्ष में करीब 100 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन करने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शीतलहर से बढ़ा ठंड का प्रकोप, कहीं कोहरा तो कहीं बारिश। दिल्ली से तमिलनाडु तक मौसम में ठंडक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही हल्की ठंड बढ़ गई है। वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में तापमान के साथ प्रदूषण बढ़ता नजर आ रहा है और मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद है, जो 6 दिसंबर की शाम तक बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में एक डिप्रेशन में बदल सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में 6 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है और इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा और आसमान में धुंध छाई है। अगर प्रदूषण की बात करें तो हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब कैटेगरी में बरकरार है और बीते दिन शाम 6 बजे के करीब दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन इलाके में AQI 374 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या खत्म होने वाला है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का राजनीतिक करियर? एक्शन में आया चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व
प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तोशाखाना केस में अयोग्य घोषित होने के बाद इमरान पर यह एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट पीएम को इस बाबत एक नोटिस भी जारी किया गया है और पाकिस्तान के अखबार द डॉन की तरफ से बताया गया है कि 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई की जाएगी और अखबार ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बैठिया कर रहा था पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश, जवानों ने मार दी गोली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को सोमवार देर रात श्रीगंगानगर के करणपुर से सटे राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गोली मार दी है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह घटना श्रीगंगानगर में हरमुख चेक पोस्ट के पास 14S गांव में हुई। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने उस अज्ञात घुसपैठिए के शव को लेने से इनकार कर दिया है जिसने पिछले दिन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब पाकिस्तान भी आतंकवाद को बता रहा है खतरा। अफगानिस्तान में दूतावास पर हमले के बाद भागे राजदूत लौटे इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत उबैद उर रहमान निजामी सोमवार शाम इस्लामाबाद वापस लौट आए हैं। 3 दिन पहले काबुल में पाकिस्तानी दूतावास परिसर में टहलने के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर हमला किया था। निजामी हमले में सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट की खुरासन शाखा ने रविवार को ली है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सोमवार को खबर दी कि निजामी पहले से तय कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सलाह मशविरा करेंगे। खबर के मुताबिक वो कुछ दिनों बाद काबुल लौट जाएंगे। आईएस खुरासन शाखा ने शनिवार देर रात अरबी भाषा में जारी एक संक्षिप्त बयान में दावा किया है कि उसके 2 लड़ाकों ने शुक्रवार को पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी राजदूत और उनके सुरक्षा कर्मियों पर तब हमला किया जब वो पाकिस्तानी दूतावास के परिसर में टहल रहे थे। तो दोस्तों, आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाला पाकिस्तान अब आतंकवाद को खतरा बता रहा है और इतना ही नहीं, दूतावास से अफगानिस्तान से भाग गए हैं पाकिस्तान के दूत और वापस इस्लामाबाद लौट आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से तब तक बात नहीं हो सकती जब तक वो आतंकवाद जारी रखता है। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वो सीमा पार आतंकवाद को जारी रखता है। जयशंकर ने जर्मनी की अपनी समकक्ष एनालेना बेयरबाक की मौजूदगी में टिप्पणी की और कहा कि बर्लिन इस बात को समझता है। दोस्तों, जयशंकर ने बेयरबाक के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान शुरू करेंगे चुनाव कराओ मुल्क बचाओ अभियान, पूरे पाकिस्तान में होंगी रैलियां। जी दोस्तों, पाकिस्तान में सत्तारूढ़ शहबाज शरीफ गठबंधन सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी चुनाव कराओ मुल्क बचाओ अभियान शुरू करने वाली है और इसके पहले चरण पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी 7 से 17 दिसंबर तक लाहौर में बड़ी रैलियां व सभाएं आयोजित करेगी। इमरान खान की पीटीआई पार्टी ये आंदोलन शहबाज शरीफ सरकार पर पाकिस्तान में जल्दी चुनाव कराने की मांग को लेकर दबाव डालने के लिए करेगी और इससे करीब 1 सप्ताह पहले पीटीआई ने ऐलान किया था कि वो मौजूदा राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेगी और उनके सारे नेता विभिन्न पदों से इस्तीफा देंगे। जियो न्यूज़ के अनुसार इमरान ने चुनाव कराओ मुल्क बचाओ अभियान का ऐलान लाहौर में अपने निवास पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में किया। 27 नवंबर को इमरान खान ने अपनी हत्या के प्रयास के बाद पहली रैली निकाली थी और इसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वो अपने इस्लामाबाद कूच कार्यक्रम छोटा करेंगे और उनकी पार्टी के सारे विधायक सांसद पाकिस्तान की असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से पहले चीन में खलबली, समंदर में उतरा जासूसी जहाज। जहां दोस्तों, भारत और चीन के बीच केवल लद्दाख में ही नहीं बल्कि समंदर में भी तनाव कम नहीं है। एक तरफ पूर्व लद्दाख में सेनाएं आमने सामने हैं और अब कि जब भारत हिंद महासागर में अगले सप्ताह बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है तो चीन ने एक जासूसी पोत को समंदर में उतार दिया है। भारतीय नौसेना ने ट्रैक किया है कि चीन का पोत इंडोनेशिया के सुंटा स्ट्रेट में उतारा गया है और ये वही पोत है जिसे अगस्त में हम्बन टोटा भेजा गया था और इसका नाम युआन वांग 5 है। दोस्तों, 20,000 टन का ये पोत बड़े एंटीना
एडवांस सेंसर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। इस पर 400 से ज़्यादा क्रू तैनात हैं। और बता दें कि हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी को नो फ्लाई जोन घोषित करने का नोटिस जारी किया है। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से 50 और 16 दिसंबर को बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि देश की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 को सेना में शामिल किया जाना है और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जाना है। इस मिसाइल का 3 चरणों का यूजर ट्रायल किया जाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा के पास दिखा ड्रोन, 2.5 किलो हेरोइन बरामद, 4 दिन में ये चौथी घटना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का सिलसिला अब तक थमा नहीं है। पाकिस्तान अपने ड्रोन के जरिए कभी हथियार तो कभी हेरोइन की खेप भारत में अवैध तरीके से भेजता ही रहता है। और इस कड़ी में ताज़ा मामला सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के तस्करों ने एक बार फिर से भारतीय सीमा पर ड्रोन भेजा है। 5-6 दिसंबर की रात को बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की टुकड़ियों ने तरन तारण जिले में एक पाकिस्तानी ड्रोन को रोका और इस दौरान जवानों द्वारा किए गए सर्च ऑपरेशन में हेरोइन की खेप जब्त की गई है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने बताया कि प्रारंभिक तलाशी के दौरान बीएसएफ ने तरन तारण में कालिया गांव के पास भारतीय क्षेत्र से हेरोइन का संदिग्ध एक पैकेट बरामद किया है। बीएसएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ड्रोन पंजाब के तरन तारण के सरहदी गांव कालिया में देखने को मिली थी और रात के समय बीएसएफ के जवान को ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन पर तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर दिया लेकिन ड्रोन भागने में सफल रहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में भाजपा को लगातार 7वीं बार मिल रही है ऐतिहासिक जीत। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होने के साथ ही भाजपा इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में पार्टी के लगातार 7वीं बार सत्ता में आने का अनुमान है। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर 30,000 के सैंपल साइज वाले एग्जिट पोल के विश्लेषण में ये बात सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर अब जो 2022 में चुनाव हुआ है उसमें 5 बार के लगातार 7वीं बार भाजपा को जीत मिलती हुई नजर आ रही है और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मथुरा से बड़ी खबर। मथुरा शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, 5 पदाधिकारी नजरबंद, ड्रोन से हो रही है निगरानी। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सतर्क पुलिस प्रशासन ने अब पदाधिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा समेत 5 पदाधिकारियों को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। 4 को हिरासत में लेकर थाने पर बैठाया गया और पुलिस की सक्रियता देख कई पदाधिकारी भूमिगत हो गए हैं और पदाधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को अपराह्न 12 बजे वो गुपचुप तरीके से ईदगाह पहुंचेंगे। महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी के भी सोमवार को मथुरा पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि उनके बारे में बाकी जानकारी गोपनीय रखी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में पड़ने वाली है गलन वाली ठंड, मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। जी दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। दोपहर में धूप निकलने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सुबह और शाम में ठंड अपना खूब रंग दिखा रही है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव सेकते देखा जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने का एक कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी भी है, जिसकी वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का मौका, सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता समूचे राष्ट्र के लिए है और ये दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहाँ एक सर्वदलीय बैठक में व्यक्त किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़े अवसर लेके आई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया है और G20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में भी ये सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता देश के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टता को सामने लाते हुए पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के
कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मददगार साबित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूएस, यूके और चीन हो रहे हैं बर्बाद, इंडियन शेयर बाजार में जश्न का माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत शेयर बाजार में सोमवार को भले उथल पुथल जारी हो, पर बीते 2 हफ्तों से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने तेजी का नया रिकॉर्ड बनाया है। और एक तरफ जहां दुनिया भर के बाजार मंदी की आशंका से घिरे हैं, फेसबुक, अमेजन और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट बुलंदियों पर है और इस वजह से चीन भी बौखलाया हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीओके वापस लेना संसद का संकल्प, वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ, राजनाथ सिंह ने दोहराई अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कही और उन्होंने कहा कि पीओके को वापस लाना संसद का संकल्प है। वहां ऐसे हालात हैं कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं और उसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेंगे। इससे पहले जब राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसने यानी कि पाकिस्तान ने जो किया उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और जर्मनी इन मुद्दों पर मिलकर करेंगे काम, चीन में मची खलबली और पाकिस्तान में कोहराम। जी हाँ दोस्तों, भारत और जर्मनी ने अपने 70 साल के संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक साथ चलने पर सहमत हुए हैं और इसमें ऊर्जा, कारोबार और जलवायु परिवर्तन लेकर आतंकवाद और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तार का मुद्दा अहम है। भारत और जर्मनी की इस जुगलबंदी से चीन में खलबली मच गई है, वहीं पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों ने हिंद प्रशांत, यूक्रेन संघर्ष, अफगानिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे, सीरिया की स्थिति सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर अधिक समकालीन द्विपक्षीय साझेदारी के आधार का मजबूत संकेत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया करने में जुटे सुरक्षा बलों को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों को इस ठिकाने के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने दावा किया कि इस आतंकी ठिकाने के ध्वस्त होने से आतंकी संगठन को एक बड़ा धक्का लगा है। जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जम्मू के किश्तवाड़ जिले के नावापाची इलाके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। उन्होंने दावा किया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में सरकुंडी इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया।